Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of March 2025. तो गाइज आज है तारीख 2 मार्च 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहने वाला है क्योंकि आर्टिकल्स बहुत काम के हैं। हम रिवीजन सीरीज को आज नहीं लाए हैं। रीज़न ये है क्योंकि आज देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं, रिविजन में करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है किसी दिन टाइम निकाल के फुर्सत से शाम के टाइम या दोपहर के टाइम पर एक लाइव सेशन लेंगे और हर एक चीज़ जो हमने लास्ट मंथ डिस्कस की है उसको एक बार में कवर कर लेंगे। लेकिन ये जो न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है दोस्तों, आप इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं। और हमारे संडे में आपको पता है साइंस एंड टेक का पेज आता है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का पेज आता है, तो कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए है। डीआरडीओ और इंडियन नेवी दोनों ने मिलकर एंटी शिप मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। ये आर्टिकल केवल द हिंदू ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर हो चुका है। जैसे आप लोग अपने सामने देख पा रहे होंगे, डीआरडीओ नेवी टेस्ट इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल। और ये एक ऐसा मिसाइल है जो भारत के पास में पहली बार आ रहा है विद मैन इन लूप टेक्नोलॉजी। हम बात करने वाले हैं मैन इन लूप एग्जैक्टली क्या होता है और डीआरडीओ ने यहाँ पर ये जो टेस्ट किया है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो सकता है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए, वो भी हम जानेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ पर नाम समझिएगा, हम एग्जैक्टली किस मिसाइल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल, यानी हम अपने हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को दाग सकते हैं समुद्र में जो चल रहा दुश्मन का शिप है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो दुश्मन के शिप को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है आराम से इस वाले मिसाइल के माध्यम से, जो हम अपने हेलीकॉप्टर के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखो इसमें ना बहुत सारे और भी फैक्ट्स हैं, स्पेशली ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो फैक्ट्स पढ़ने ज़रूरी है क्योंकि ये तो न्यूज़ आर्टिकल आपने पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस में भी है, द हिंदू में भी है, लेकिन इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या लिखना है वो डेटा दोस्तों आपके सामने प्रेजेंट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट NASMSR यानी कि नेवल एंटी शिप मिसाइल, जो दुश्मन के जहाज़ को यहाँ पे ख़त्म कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमने इसको खुद से डेवलप किया है, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर हम इंडिजिनाइजेशन को और आगे प्रमोट कर रहे हैं, यानी खुद से अपने हथियार को बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है ऑब्वियस सी बात है ये भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। नाउ ये मिसाइल जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम इसी की बात कर रहे हैं। इसके कुछ और फोटोज़ डीआरडीओ ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ, हमारे पास में ये वो फोटो देखने को मिल जाएगा NASMSR मिसाइल का। इसको जूम करोगे तो ये नीचे आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा। हम अपने इस सीकिंग हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को दाग सकते हैं, वो भी समुद्र के ऊपर चल रहा दुश्मन के जहाज़ के ऊपर। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखो काफ़ी बार बन जाता है, जो भी डिफेंस वेपन या आइटम चर्चाओं में होता है उसके फीचर्स को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला, जैसे हमने देखा ये जो मिसाइल सिस्टम है ये हमारे लिए इसलिए इतना खास है क्योंकि इसमें मैन इन लूप फीचर का इस्तेमाल किया गया है। देखिए हम क्या करते हैं, एक बार हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने से पहले एग्जैक्टली क्या होता है, अपने टारगेट को सेट कर लिया जाता है कि ये रहा हमारा टारगेट और इस टारगेट पे हमने मिसाइल लॉन्च करनी है। लेकिन एक बार अपने टारगेट सेट करने के बाद में मिसाइल लॉन्च कर दिया तो अब वो वहीं उसी टारगेट पे जाके हिट करेगा। अब हम लोगों ने इस नई वाली मिसाइल के अंदर में ऐसा काम किया है कि हम अपने टारगेट की तरफ मिसाइल लॉन्च करने के बाद क्या होगा, उसके टारगेट को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि मान लो ये हमारा टारगेट है, तो टारगेट की तरफ पहले हम मिसाइल को दिखाएंगे और एक ब्रॉड एरिया को यहाँ पे लॉक कर लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि टारगेट लॉक नहीं हुआ है, केवल एक ब्रॉड एरिया लॉक हुआ है कि हाँ इतने एरिया में अपने टारगेट को हिट करना है।
अब मिसाइल मान लो छोड़ दी गई, रिलीज़ हो गई। रिलीज़ होने के बाद में आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे ये वाला टारगेट नहीं, मुझे ये दूसरा वाला टारगेट अचीव करना है। तो रास्ते में ही यानी मिसाइल छूटने के बाद भी आप अपने टारगेट को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। मिसाइल आपने छोड़ दी, उसके बावजूद भी आप अपने टारगेट को बदल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आराम से लॉक कर सकते हैं। तो बियरिंग ओनली लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड भी इसके अंदर में प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आराम से लॉन्च करने के बाद भी अपने टारगेट को सेट कीजिए, लॉक कीजिए और आराम से सटीक तरीके से अपने एक्यूरेसी के साथ में टारगेट को अपने हिट कर सकते हैं। इस मिसाइल के अंदर में जो हम गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जिस आधार पे इस मिसाइल को चलाया जाता है टारगेट हिट करवाने के लिए, वो है फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप बेस्ड INS यानी कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। इसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया है इसको गाइडेंस प्रोवाइड करवाने के लिए। और इस मिसाइल के अंदर में 2 वे डेटा लिंक प्रेजेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 2 वे डेटा लिंक क्या होता है। जैसे हमारी ये मिसाइल है, इस मिसाइल के आगे यहाँ पर सीकर लगा होता है, यानी मिसाइल की एक प्रकार के आंख होती है जो अपने टारगेट को खोज कर उसको हिट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमने एक ऐसा मिसाइल बना लिया है जिसको हम छोड़ने के बाद उसके टारगेट में बदलाव कर सकते हैं। अचानक से प्लान बदल गया कि हमें ये टारगेट नहीं, ये टारगेट हिट करना है, आप उस मिसाइल का डायरेक्शन चेंज करोगे, वो यहाँ पर अपने दूसरे वाले टारगेट को हिट कर सकती है। इतना बात आपको समझ में आया। अब ये कैसे होगा, क्योंकि इसमें 2 वे डेटा लिंक होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो हेलीकॉप्टर से मिसाइल लॉन्च किया गया है उस हेलीकॉप्टर का पायलट जो होगा, ऑब्वियस सी बात है वही यहाँ पर इसको मैनेज कर रहा होगा। जब उसने मिसाइल लॉन्च कर दी तो मिसाइल के आगे का जो सीकर, जिसके बारे में आपको बता रहा था, जो मिसाइल की एक प्रकार की आंख है, उस मिसाइल के सीकर और पायलट के बीच में एक कॉन्टैक्ट बना हुआ रहता है। ठीक है, तभी तो अगर मान लो रास्ते में हमने सोचा है कि नहीं अब टारगेट चेंज करना है, तो पायलट यहाँ से कमांड देगा इस सीकर को, उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो टारगेट है वो चेंज हो जाएगा। मिसाइल का डायरेक्शन लॉन्च होने के बावजूद भी आप बदल सकते हैं। यानी यहाँ पर एक रियल टाइम ट्रांसमिशन होता है इमेजेस का। सारी इन्फॉर्मेशन ये सीकर जो है हेलीकॉप्टर के पायलट को भेज रहा होता है, पायलट अपनी कमांड्स दे रहा होता है इस मिसाइल को। दोनों के बीच का यहाँ पर एक कम्युनिकेशन बना हुआ होता है इसी 2 वे डेटा लिंक प्रोसेस के माध्यम से। ठीक है, इतनी सारी नई नई चीज़ें इस मिसाइल के अंदर में है। सबसे बड़ा फायदा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको खुद से हमने बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मल्टीपल लैब्स ने मिलकर यहाँ पर इसको तैयार किया है, जो भारत का सेल्फ रिलायंसी को दर्शाता है कि आज कैसे डिफेंस सेक्टर में लगातार इंडिया डेवलपमेंट्स कर रहा है। काश हम लोग इसी प्रकार का डेवलपमेंट अपने इंजन वाले सेक्टर में भी कर रहे होते हैं। मिसाइल्स में तो हमने अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स को डेवलप किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये हेलीकॉप्टर है सीकिंग हेलीकॉप्टर, इससे हम इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि इतनी सारी मिसाइल थी हमारे पास में, हमने चलो एक और इसमें मिसाइल बना ली है NASMSR, इसका टेस्ट वगैरह सब हो चुका है। तो सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यहाँ पर यह है कि आने वाले समय पर हमारी नेवी की पावर और ज़्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज हम लोग जो मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो या तो हमने USA से परचेज़ कर रखी है या फ्रांस से परचेज़ कर रखी है। USA की हार्पून मिसाइल है, फ्रांस की एक्सोसेट मिसाइल है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमारे पास में खुद का मिसाइल आ चुका है दुश्मन के शिप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इंडिया अपने नेवी को मजबूत कर रहा होगा, बिना किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट हुए हुए, बिना किसी दूसरे देश से इंपोर्ट किए हुए। तो हमारे पास में एक बड़ा अल्टरनेटिव है बाहर विदेश की अलग अलग मिसाइल्स को लेकर। अब क्योंकि खुद से बनाया है तो आत्मनिर्भर भारत प्रमोट हो रहा है, इंडिजनाइजेशन वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो प्रमोट हो रहा है, मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया है, जहाँ पे आने वाले समय पर डिफेंस सेक्टर में भारत अपने पैरों पर खड़ा हो चुका होगा नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में। फिर तीसरी बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि इंडिया के पास में इंडियन ओशन रीजन एक बहुत बड़ा समुद्र का हिस्सा है, जहाँ पे चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर वर्क करते हैं। स्पेशली चाइना का एक बड़ा अग्रेशन रहता है, तो अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो डिफेंस के मामले में स्पेशली नेवी को और ज़्यादा हमें मजबूत करने की ज़रूरत है, जो हम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यह है क्योंकि DRDO की किसी एक लैब ने नहीं, DRDO की मल्टीपल लैब्स ने मिलकर तैयार किया है। मैंने लास्ट में आपको ये बताया था ना कि इसको क्रिएट किया गया है DRDO की मल्टीपल लैब्स के माध्यम से। अब एक साथ इतने सारे लैब्स के बीच में आपस में कोलैबोरेशन होता है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। भविष्य में और भी नए प्रकार के आविष्कार ये सभी लैब्स आपस में मिलकर कर सकते हैं। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंस है। नाउ अब आते हैं थोड़े से चैलेंजेस के ऊपर में कि इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, चुनौतियां भी हैं हमारे सामने। सबसे पहली चुनौती यह है कि हमें ना बहुत ज़्यादा हैवी ट्रायल्स की ज़रूरत है। हमने अभी तो ट्रायल कर लिया है, अब रियल बेसिस पे, ये तो ट्रायल हुआ है, टेस्ट हुआ है। मान लो यहाँ पर कोई रियल सिनेरियो है जहाँ पे अब हमें इस मिसाइल को इस्तेमाल करना है, तो वैसी कंडीशन को लेकर भी हमें मजबूत होना ज़रूरी होगा।
ठीक है। बाहर की अलग अलग मिसाइल सिस्टम में और भी नई प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी है, उससे compete करना ज़रूरी है ना। फिर उसके बाद में दोस्तों साइबर सिक्योरिटी आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मिसाइल को कई बार हैक कर लिया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में हमें अपने मजबूती पे काम करना होगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडिया के सामने करंट समय पर प्रेजेंट है। तो हम इसके, क्योंकि चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेस यानी चुनौतियों से उभरा जा सकता है, चुनौतियों को टक्कर दी जा सकती है। वो कैसे दी जाएगी भाई? अपने ट्रायल्स को अपग्रेड कर लेना, रियल टाइम सिनेरियो में भी अपने इंप्रूवमेंट्स कर लेना, प्राइवेट सेक्टर के साथ में हम कोलैबोरेट करके इस मिसाइल को और बेहतर बना सकते हैं, और साथ ही साथ में बेहतर बनाने के बाद टेस्ट कर करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहां पे हमें अर्निंग हो जाएगी। दुनिया भर की कंट्रीज़ को हम वेपन्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। साथ ही साथ में इसके नए नए वेरिएंट्स को डेवलप कीजिए। जैसे अभी हमने ये मिसाइल बनाया, भविष्य में इसका एक एडवांस वर्जन बना दो, एनहेंस वर्जन बना दो, जिससे यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो लगातार हम बढ़ाते चलेंगे, जिससे यहाँ पर इस मिसाइल को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल के अंदर में प्रेजेंट है। अब इसको अलग से पढ़ना है, या आपके सारे के सारे जो नोट हैं, डेटा है, वो भी तैयार हो गया है। चलिए आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर इस वाले पीडीएफ को दिखा है, मैं एक बार एक झलक आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखोगे, ये हमारा आज का कंपाइलेशन है। ये डेली बेसिस पे करंट अफेयर के इस प्रकार से कंपाइलेशन मिल जाता है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल में से क्या लिखना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे इसके बाद हम भारत की ओबेसिटी चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो आज के न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पे है। ठीक है, तो उस आर्टिकल में से क्या क्या चीज़ें लिखनी है, मतलब नोट्स बनाने की जो टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। टाइम है नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाती हैं। ये पीडीएफ्स आप आराम से पा सकते हैं एक ग्रुप को ज्वाइन करके। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, पूरे डेमो वीडियो को चेक कर लेना, देख लेना मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। ठीक है, जैसे आज के न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर यह है, जो FAQ वाले पेज पर है, जिसको लेकर रिसेंटली ढेरों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। चाहे वो हमारा इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने ही है, चाहे वो PIB क्यों ना हो, PIB के साथ से भी यहाँ पर ये आर्टिकल रिलीज़ हुआ है, मैं आपको बताऊँगा। तो एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, रिसेंटली PM मोदी ने भी यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया था। हुआ क्या, देखो, मन की बात जो रेडियो प्रोग्राम है, तो जो पिछले सप्ताह ये प्रोग्राम चला, तो उसमें PM मोदी ने हाईलाइट किया कि भारत एक और बड़ी चैलेंजेस से गुजर रहा है, और वो चैलेंज है ओबेसिटी का, यानी मोटापे का। एक मोटापा होता है ओबेसिटी, और एक्सट्रीम मोटापे की तरफ यहाँ पर इंडिया जा रहा है, जहाँ पर स्पेशली अगर आप देख पाओगे इंडियंस के जो पेट हैं वो बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। अब उसके पीछे का रीज़न है हमारा अनहेल्दी डाइट, ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर लेना, और इस ओबेसिटी की वजह से अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इन द सेंस हार्ट अटैक के इश्यूज़ इंडिया में बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ रही है, वो ओबेसिटी की वजह से होता है। जब एक इंसान का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आपको पता है एक जो बॉडी वेट है ना, एक मीडियम लेवल का बॉडी वेट आता है, आप उससे मेजर कर सकते हैं। स्पेशली आप जाओगे गूगल पर तो BMI कैलकुलेटर लिख देना, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब वहाँ पे BMI कैलकुलेटर ओपन करोगे तो आपकी हाइट पूछेगा, ठीक है, आपकी हाइट कितनी है, थोड़े और यहाँ पर क्राइटेरिया पूछेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको आपका वेट पूछेगा, फिर बता देगा कि आप ओबेसिटी के अंदर में आते हैं या अंडर वेट के अंदर में आते हैं, ओवर वेट के अंदर में आते हैं। तो वो बेसिकली BMI कैलकुलेटर बता देता है। ज़रा चेक करके आओ अपना BMI इंडेक्स क्या है। ठीक है, कैलकुलेटर मतलब क्या है, ऐसा गूगल पे जाओगे, BMI इंडेक्स लिखना और कैलकुलेट करना, अपना जो हाइट है, वेट है, वो जो भी है डालना, उससे पता चल जाएगा आप कौन से कैटेगरी में हो। तो यहाँ पर ना बोला जा रहा है कि ये जो ओबेसिटी है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये ओबेसिटी आज केवल बड़े इंसानों में नहीं है, मतलब एडल्ट्स के अंदर नहीं है, ये ओबेसिटी बच्चों तक जा चुकी है। बच्चे ऐसे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनके अंदर भी ये मोटापा बढ़ रहा है। लगभग 2015-16 में 2.1% के आसपास ये हुआ करता था बच्चों में, आज ये बढ़कर लगभग 3.4% हो चुका है। ये डेटा मैं नहीं बता रहा अपने आप से, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, ऑफिशियल डेटा।
तो बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस की है, मतलब कि इसके बारे में बताया है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। तो आइए बात करते हैं इंडिया के ओबेसिटी क्राइसिस के बारे में कि भारत के सामने एक और सबसे बड़ी जो चैलेंज है, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये मोटापा। इससे कैसे बचाया जा सकता है लोगों को, क्या क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, वो भी यहाँ पर हम शेयर करने वाले हैं। तो न्यूज़ तो आपको पता चल गई, आगे की कहानी सुनिए। अब पहले हम ये बात करते हैं कि ओबेसिटी वाकई में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मान लो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आपके पास में कुछ फैक्ट्स होने चाहिए अपने आंसर को मजबूत करने के लिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति फैक्ट्स पे बात कर रहा है, इन इन डेटा का इसने यूज़ किया है। सबसे पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इस डेटा में एग्जैक्टली मेंशन किया गया, जब हम बात करते हैं ओवरवेट की, एक इंसान का जो वज़न है ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है 2015 के अंदर में, स्पेशली महिलाओं की कैटेगरी जो है वेमेन वाले सेक्टर में अगर आप देख पाओगे तो महिलाओं के अंदर भी ओबेसिटी बढ़ी है। पहले 20% थी, ये बढ़कर 24% के आसपास हो गई है। और पुरुष की बात करेंगे तो इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, 18.9% से बढ़कर 22.9% के आसपास हुई है। और पता है एक चीज़ और है, शहरों में मोटापा ज़्यादा है, गांव के अंदर में कम है। फिर भी ठीक है, गांव में भी अब मोटापा हो रहा है लेकिन बहुत कम हो चुका है। लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, जो खाया है वो फिजिकल एक्टिविटी से उतनी कैलोरीज बर्न हो जाती है। बट शहरों के अंदर में आप पता है काम जो है सारे ऑफिस वाले हो चुके हैं, डिजिटाइजेशन बहुत बढ़ चुका है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, और खान पान जो है बहुत सारा प्रोसेस फूड्स हम खाने लगे हैं, जंक फूड खाने लगे हैं। इसकी वजह से मोटापा शहर में एक बड़ी प्रॉब्लम है। और मोटापे में इंडिया में खासकर होता है एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी कि इंसान का जो पेट है ना वो बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। और ये कंडीशन मैन और वेमेन दोनों के अंदर में है। ये तो हमने मैन वेमेन की बात कर ली। दूसरी तरफ यहाँ पर दोस्तों बच्चों में भी यही कंडीशन है। जब बात करते हैं ओवरवेट की तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों का भी वेट बढ़ रहा है। ये 2.1% से बढ़कर 3.4% के आसपास हो चुका है। और बताया जा रहा है कि अगर हम इसको नहीं रोक पाते हैं, इसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं, तो लगभग 2030 तक इंडिया के अंदर में जो 5 to 9 ईयर ओल्ड होंगे इनके अंदर ओबेसिटी बढ़ने वाली है, और 10 से लेकर 19 ईयर ओल्ड के हैं इनके अंदर भी ओबेसिटी बढ़ने वाली है। ये मोटापा बढ़ने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बताया अर्बन रूरल जो डिवाइड है ना, इसके बारे में अभी हम समझ चुके हैं कि शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि शहरों के अंदर में अगर आप देखोगे जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अलग है। जैसे मैंने आपको बताया आज के समय पर फूड कंजम्पशन और इतने सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन में, जब भी आपका कुछ मन करता है आप जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं, स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ भी ऑर्डर करना हो तो जंक फूड का कंजम्पशन लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। और दूसरी तरफ हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, जिम वगैरह बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं, या दूसरी और फिजिकल एक्टिविटी कम की जा रही है, यानी कि जो कैलोरीज हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उतना बर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा सरप्लस कैलोरी ऑब्वियस सी बात है हमारे बॉडी में चर्बी बनाएगी, वेट बढ़ाती चली जा रही है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम यह है डिजिटल डिपेंडेंस। कोई अगर दूसरा ऐसा वर्क करना हो जहाँ पे चलना हो रहा हो, थोड़ा बहुत कैलोरीज बर्न हो रही हो तो ठीक है। आज क्या हो रहा है, डिजिटाइजेशन इतना हो चुका है, या तो हम क्या कर रहे हैं अपनी कैलोरीज को सरप्लस में खा रहे हैं, दूसरा जो काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे हैं, पूरे दिन बैठे रहना, खाना और बैठ के काम करना, फिर रात में यहाँ पर सो जाना, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हुई, जिसकी वजह से मोटापे की एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये प्रेजेंट हो रही है शहर वाले क्षेत्रों में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जैसे जैसे मोटापा बढ़ेगा उसके माध्यम से हमारे पास में हेल्थ चैलेंजेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, ये बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इंडिया आज डायबिटीज़ का कैपिटल कह दिया जाता है। रीज़न यहाँ पर यह है आज मोटापा इंडिया में बढ़ रहा है, और प्रॉब्लम यह है कि हम कैलोरी बहुत ले रहे हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। आप खाइए, खाने को मना नहीं है, लेकिन आप कितना ज़्यादा अच्छा खाना खा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है ना, उसमें न्यूट्रिशन कितना है, उसमें प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स हैं, है ना, हेल्दी कार्ब्स हैं या नहीं है, या केवल और केवल हम ऑयली फूड्स को खा रहे हैं, प्रोसेस फूड्स को खा रहे हैं, तो वो नुकसानदायक, जिसमें कैलोरी बहुत होती है, न्यूट्रिएंट्स आपको जो पोषण है वो कुछ नहीं मिले, और मल्टीविटामिन्स, छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब की तो कमी हमारे बॉडी में शुरू से ही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि इससे क्या होगा, डायबिटीज़ के केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इंडिया में ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 101 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स आपको नजर आएंगे दोस्तों, जो ऑब्वियस सी बात है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स की कैटेगरी में आता है, तो भारत टॉप पर है। फिर दूसरी प्रॉब्लम है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ऑब्वियस सी बात है मोटापा बढ़ रहा है, चिकनाई इतनी खा ली है कि हमारी जो आर्टरीज हैं उसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे लगातार जमता चले जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, आर्टरीज का साइज कम हो जाएगा, सॉरी, अब आर्टरीज का साइज कम हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इससे हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक इंसान की यहाँ पर डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पिछले 10 सालों में अगर आप देख पाओगे तो बहुत बुरी कंडीशंस हुई हैं इंडिया के अंदर में।
हार्ट कंडीशंस यहाँ पे बुरी तरीके से हमको देखने को मिलेगी। आज इंसान यहाँ पे दूसरे देशों में जो है और इंडिया में जो है उनको कंपेयर करोगे तो भारत में लोगों की जो उम्र है वो भी कम होती चली जा रही है। उम्र में अगर आप देखोगे तो 10 साल पहले ही यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स है, वो इंडिया के लोग फेस कर रहे हैं। तो ये दिक्कत है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, आगे बढ़ते रहा, तो यहाँ पर कैंसर के केसेस और बढ़ सकते हैं। क्या हो रहा है यार, सॉरी। तो एक्सपेक्टेड यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन डेटा है, बोला यह जा रहा है कि 2022 में लगभग 14.6 लाख के आसपास केसेस प्रेजेंट थे कैंसर के, जो 14.6 लाख केसेस से बढ़कर लगभग 15.7 लाख केसेस के आसपास हो चुके हैं 2025 के अंदर में। अब भविष्य का जो डेटा होगा वो और एक्सट्रीम लेवल पर जा सकता है। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जब बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑब्वियस सी बात है हमारे पैरों को संभालना है। इतना भारी जो बॉडी वेट है ऊपर का, वो पैरों को संभालना है। ज़्यादा लोड पैर पे पड़ने लगता है तो जॉइंट में जो हमारे जोड़ हैं उसमें प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, तो जिसको बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। यह है ओबेसिटी की वजह से चैलेंजेस हमारे सामने। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, बच्चों में जो ये केस नज़र आ रहा है ना। अब बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं ओबेसिटी की। जो मोटे बच्चे होते हैं, है ना, कई बार यहाँ पर ऐसे ही बड़े होते चले गए, वो मोटापा यहाँ पर बनता चला गया, आगे बच्चों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको क्या लगता है आपके सामने क्या कारण है जिससे इंडिया में ओबेसिटी बढ़ रहा है। तो ओबेसिटी के कारण आपको पता चल चुका है, खान पान, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ज़्यादा तला भुना चिकनाई खाना, फास्ट फूड्स खाना और चीनी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना। शुगरी ड्रिंक्स जिसकी हम बात करते हैं, आज कोल्ड ड्रिंक के नाम पे केवल चीनी चीनी आपको पिलाई जाती है वो, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कंजम्पशन आप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन होता क्या है कि आज जो फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें प्रोटीन हो, दाल, डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं तो लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे केवल रोटी या चावल इस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो रोटी और चावल अफोर्डेबल है तो यही ज़्यादातर खाया जाता है। और रोटी चावल दोनों से आपको क्या मिल रहा है, दोनों से ही आपको कार्ब्स मिल रहे हैं, प्रोटीन ना के बराबर आपको मिल रहा है। प्रोटीन मिलेगा आपके डेयरी प्रोडक्ट से, फ्रूट से, वेजिटेबल से, पल्सेस से, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम यह है, जैसे इंडिया में हम दाल चावल को ज़्यादा देखते हैं तो उसमें इतना प्रोटीन कंटेंट नहीं मिल पाता, केवल कार्ब्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिससे आज माल न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं कुपोषण, बॉडी में अच्छे से पोषण ना जा पाना, ओबेसिटी का यहाँ पे राइज होना, क्योंकि कार्ब्स ही कार्ब बॉडी के अंदर में है, प्रोटीन की वजह से मसल्स का कोई भी क्वांटिटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, केवल मोटापा बढ़ रहा होगा, चर्बी चर्बी बढ़ रही होगी। वही केस इंडिया में है। तो ये एक पहला रीज़न है। दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया फिजिकल इनएक्टिविटी। आज डेस्क जॉब ज़्यादा हैं, लोग अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं और कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। शहरों में आप देख पाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, क्राइम बढ़ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो आउटडोर एक्टिविटी है वो थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। फिर काफ़ी सारे शहरों में, स्पेशली दिल्ली की बात करेंगे, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, जो लोग बहुत पहले जाया करते थे मॉर्निंग में निकलने के लिए, आजकल वो नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि रीज़न यह है कि उनको लग रहा है प्रदूषण है, हम हेल्दी होने के लिए बाहर सैर करने के लिए जा रहे हैं, वॉक करने के लिए जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि पोल्यूशन की वजह से और बीमार नहीं पड़ना चाहते, तो इसकी वजह से वो ओबेसिटी यहाँ पर बढ़ रही है। समझ रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, ये जो ओबेसिटी है इसको मेजर करना ज़रूरी है। इंडिया के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, जो फैट है ना भारत के अंदर में, वो स्पेशली जो लोगों के एब्डोमेन है, जो पेट है, स्टमक फैट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और ये फैट हमारे ऑर्गन फंक्शंस को लगातार अफेक्ट करता है। तो सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने आखिरकार कोई इनिशिएटिव चलाया है या नहीं चलाया है। ओबेसिटी एक बड़ा चैलेंज इंडिया में बन रहा है, तो सरकार के इनिशिएटिव्स क्या हैं ना। सबसे पहला इनिशिएटिव हमारे सामने जो है वो है पोषण अभियान। हमें फोकस करना होगा न्यूट्रिशनल अवेयरनेस के ऊपर में, कि भाई यहाँ पर जो ये न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से दिया जा रहा है, लोगों को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलना हो। अगर वो खाना खा भी रहे हैं, ज़्यादा भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कार्ब्स होने चाहिए, ठीक है, हम कार्ब्स ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, अच्छे क्वांटिटी में प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हेल्दी फैट्स होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपकी मल्टी विटामिन्स होने चाहिए, ये सब कुछ हमें चेक करना होगा, इसको मिला के चलना होगा। आज हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की सबसे ज़्यादा कमी रहती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये भी है, फिर उसके बाद सोल्यूशन एक और निकाला गया, वो है ईट राइट इनिशिएटिव, जहाँ पे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करता है FSSAI। फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया ताकि फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट किया जा सके। स्कूल बेस्ड प्रोग्राम चलाया गया, स्कूल्स के अंदर में हेल्दी फूड चॉइसेस को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया, एक्सरसाइज को बढ़ावा दिया गया। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन चाहे आप कितना भी कर लो, ये सही से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आज ओबेसिटी एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने उभर कर आ रहा है।
तो अब यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें अफोर्डेबल और न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मिलेट्स जो मोटे अनाज हैं, बाजरा, रागी, जोवर, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है गेहूं चावल के कंपैरिजन में। इसमें दालें हो सकती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। मिड डे मील हमें थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करना होगा, ठीक है। उसके अलावा शहरों के अंदर में थोड़े हरे भरे पार्क प्रोवाइड करवाने होंगे ताकि लोग यहाँ पे निकल सकें, थोड़ा घूम सकें। और मार्केट में जितना भी चीनी भरी ड्रिंक्स मिल रही हैं, जिसको कोल्ड ड्रिंक के नाम पे बेचा जा रहा है, जंक फूड वगैरह है, इसको रेगुलेट करना होगा। इसके ऊपर टैक्स लगा सकते हो आप, क्योंकि टैक्स वाला काम मैक्सिको ने किया है, यूके ने किया है। इन्होंने इन शुगरी ड्रिंक्स के ऊपर में बहुत सारा टैक्स लगाया है, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये महंगे हो जाएंगे, लोग इसको खरीदेंगे नहीं। फिर एट द लास्ट यहाँ पर आप अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैला सकते हैं कि आखिरकार ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को समझा सकते हैं कि बैलेंस डाइट की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। अपना जो हेल्दी मील है उसके पोर्शन को कंट्रोल करने की कितनी ज़रूरत है, अपने फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करने की कितनी ज़रूरत है, ये सब इसमें समझाया गया। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारा बहुत ज़्यादा काम का है, सेलेनियम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन वैसे आपको याद होगा सेलेनियम के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था, लगभग आज से 2 दिन पहले, परसों पढ़ा था ना सेलेनियम के बारे में, याद करो। आज हमारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्रेजेंट है, साइंस एंड टेक के पेज पे सेलेनियम को लेकर ये आर्टिकल आया है दोस्तों। कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट नोट क्रिएट कर लीजिएगा। एक्चुअली में क्या हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट ने ये लिंक किया है, बहुत सारे गाँव में जाके रिसर्च की है, उन पता ये चला है कि काफ़ी लोगों के बाल झड़ रहे हैं, लगातार हेयर लॉस हो रहा है बड़े लेवल पर। और उसके पीछे का रीज़न है कि आजकल जो गेहूं चावल राशन की वाली दुकानों से आ रहा है, स्पेशली गेहूं की हम बात कर रहे हैं, तो उस गेहूं के अंदर में सेलेनियम कंटेंट ज़्यादा है। सेलेनियम कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से अगर उस गेहूं को कोई व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, ये यहाँ पर आईसीएमआर का कहना है। तो ये एक रीज़न है लोगों के बाल झड़ने के पीछे का। इसके ऊपर मैं रिसर्चेस भी की हैं, एक फ़ोटो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। इस फोटो में हर एक बात को बताया भी गया है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। मेंशन किया जा रहा है जो आईसीएमआर इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, एम्स दिल्ली के जो साइंटिस्ट हैं, ये अलग अलग जगह पर गांव में गए, वहाँ से जो गेहूं है, चावल है, पानी है, मिट्टी है, उसको कलेक्ट किया और उसकी जो सैम्पलिंग करके उसकी टेस्टिंग करनी शुरू की। टेस्टिंग करते करते ये पता चला, आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और उस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो सेलेनियम का लेवल है गाँव में लोगों के ब्लड में बढ़ता चले जा रहा है, जितना होना चाहिए उससे 31 गुना ज़्यादा है। सेलेनियम हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बहुत थोड़े से लेवल में सेलेनियम चाहिए होता है हमारे बॉडी को, बहुत मान्यूट लेवल में चाहिए होता है। आज गेहूं में सेलेनियम बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर में हेयर लॉस की प्रॉब्लम आ रही है और भी काफ़ी जगह पे हेयर लॉस की प्रॉब्लम आ रही है। रीज़न यह है कि जो गेहूं राशन वाली दुकान से मिल रहा है उसमें सेलेनियम बढ़ चुका है। जो हमें चाहिए होता है इतना, उससे 31 गुना ज़्यादा सेलेनियम हमको मिल रहा है, जिससे क्योंकि अगर बॉडी में सेलेनियम ज़्यादा हो जाता है तो उससे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है और ऐसे पहले भी कंडीशंस हुई हैं, रिसर्चेस आई हैं, तो सेलेनियम एक मेजर कारण बताया गया है। नाउ एग्जामिनेशन के अंदर में आप लोगों से सेलेनियम के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जो पता होने चाहिए। परसों भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, आज भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। महाराष्ट्र में क्या प्रॉब्लम आ रही है मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया। सेलेनियम क्या है, सेलेनियम एक प्रकार का हमारे पास में मिनरल है, ये हमारे पास में एक खनिज पदार्थ है जो मिट्टी के अंदर में पाया जाता है नेचुरली, पानी में पाया जाता है, मतलब कुछ फूड में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, नेचुरली हमको मिलता है ना। अब जैसे आपकी मिट्टी हो गई या ग्राउंड वाटर हो गया, उसमें अगर ये सेलेनियम प्रेजेंट है तो क्या होता है, जब आप उस मिट्टी पे अपनी फसल लगा रहे हो, प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो, तो वो जो प्लांट है वो इस सेलेनियम को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसके बाद में वो सेलेनियम यहाँ पर उस प्लांट्स के अंदर में पहुँच जाते हैं। और प्लांट्स के अंदर में पहुँचने के बाद में ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी खुद से सेलेनियम नहीं बना रही है, लेकिन उसको सेलेनियम की ज़रूरत होती है बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट लेवल पर, बहुत थोड़ा सा सेलेनियम चाहिए होता है, क्योंकि सेलेनियम हेल्दी भी है। इससे थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म सपोर्ट मिल रहा है, डीएनए सिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, आपको ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा सकता है, इन्फेक्शन से बचा सकता है। और मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्या ह्यूमन बॉडी सेलेनियम प्रोड्यूस करती है, तो आप कहोगे नो, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस सेलेनियम, लेकिन इस शरीर को चाहिए होता है थोड़े से लेवल पे। लेकिन वो थोड़ा सा लेवल की मात्रा अगर जैसी बढ़ेगी तो वो नुकसानदायक भी है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा करोगे तो वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो वो हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी।
देन अब यहाँ पर रिकमेंडेड कुछ गाइडलाइन शेयर की है कि हमें एक दिन में कितना सेलेनियम चाहिए होता है। तो मान लो कोई एडल्ट व्यक्ति है जिसकी उम्र 19 साल से ज़्यादा है, तो उसको एक दिन में कम से कम 55 माइक्रोग्राम के आसपास सेलेनियम चाहिए होगा। और जो कोई प्रेग्नेंट वेमेन है उसको 60 ग्राम के आसपास सेलेनियम चाहिए होगा। जो लैक्टेटिंग वेमेन है, जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है ना, अब वो बच्चा उस मदर का ब्रेस्ट मिल्क कंज्यूम कर रहा है, तो वो जो लैक्टेटिंग वेमेन है उसको लगभग 70 ग्राम्स के आसपास 70 माइक्रोग्राम्स यहाँ पर सेलेनियम चाहिए होगा पर डे के हिसाब से। तो ये रिक्वायरमेंट्स है, इतना सेलेनियम हमारे बॉडी को चाहिए। आज यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि हम 31 गुना ज़्यादा सेलेनियम को कंज्यूम कर रहे हैं, जिस वजह से हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है। अब क्वेश्चन ये है, जो थोड़े बहुत सेलेनियम मिलता है बॉडी में वो कहाँ से मिलता है? वो हमारे प्रोटीन रिच एनिमल फूड से आता है। खासकर जो समुद्र में कह सकते हैं दूसरे एनिमल से, सी फूड को जो कंज्यूम किया जाता है उसमें सेलेनियम होता है, ऑर्गन मीट्स में होता है, ब्राज़ील नट्स के अंदर में सेलेनियम प्रेजेंट होता है। तो जब आपसे फूड सोर्सेज पूछा जाएगा तो ये बेसिक बातें दोस्तों आप याद रख सकते हैं ना। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आ जाइए। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा काम का है, स्पेशली इकॉनमी वाले पेज पर प्रेजेंट है। हुआ क्या है, जो कॉफ़ी प्लांटेशन है आज वो इंडिया में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, ये बेसिकली इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। तो जो यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन है सदर्न इंडिया का, क्योंकि आपको पता है जो हम कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं साउथ इंडिया की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। दुनिया भर में साउथ इंडिया की कॉफ़ी को बहुत पसंद किया जाता है ना। लेकिन हुआ क्या है, अभी पिछले कुछ समय पर, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले पिछले महीने अगर आप देखोगे तो 3 जनवरी को रिपोर्ट आई थी कि इंडिया कॉफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सट्रीम लेवल पर। तो भारत कॉफ़ी के मामले में काफ़ी सारे कंट्रीज़ को बीट कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा कॉफ़ी सेक्टर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, हमारी कॉफ़ी इतनी ग्रो नहीं हो पा रही। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेदर पैटर्न्स में बदलाव हो रहे हैं, कहीं पर बारिश हो रही है कहीं पर नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कॉफ़ी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट डाल रहा है, वो यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। तो इंडिया का जो एवरेज कॉफ़ी प्रोडक्शन है वो अब की बार कम हो चुका है, जो आने वाले समय पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि भारत बहुत सारी कॉफ़ी को एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया में क्योंकि सबसे ज़्यादा चाय कंज्यूम की जाती है, कॉफ़ी भी कंज्यूम की जा रही है, कॉफ़ी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, बट कॉफ़ी कम कंज्यूम हो रही थी तो हम इसको एक्सपोर्ट कर देते थे ना। प्रॉब्लम यह है कि अब इसका जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आ रही है। तो कमी आ रही है तो भविष्य में हमें एक्सपोर्ट को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप देखोगे इंडिया के कॉफ़ी एक्सपोर्ट का एक डेटा आपके सामने प्रेजेंट है। 2020-21 में हमने $460 मिलियन का कॉफ़ी एक्सपोर्ट किया था। 2021-22 में ये बढ़ गया, 2022-23 में और बढ़ गया, 23-24 में और बढ़ गया, 24-25 के अंदर में ये $1,146 मिलियन का हमने कॉफ़ी एक्सपोर्ट किया है दुनिया भर में। स्पेशली यूरोप को भारत की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है उसकी वजह से। तो ये डेटा कॉमर्स मिनिस्ट्री का है, याद रखिएगा। बट करंट समय पर जो चैलेंजेस कॉफ़ी इंडस्ट्री फेस कर रही है, इससे आने वाले समय पर प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमने अपने पुराने टारगेट बनाए, क्योंकि आप देखोगे अप्रैल से लेकर नवंबर 2023 के बीच में इंडिया ने कॉफ़ी जो एक्सपोर्ट किया है $1.1 बिलियन का किया है, और ये 29% से बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी इसी 2023 को 2022 से कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी तेज़ी से हमारा मार्केट ग्रो हो रहा है। समझ रहे हैं आप? ग्रो होने के पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि देखो कॉफ़ी के मामले में ब्राज़ील और वियतनाम की कॉफ़ी भी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, बट इनके यहाँ पे प्रोडक्शन इशू हुए जिसकी वजह से इंडिया को मार्केट मिला, इंडिया का कॉफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे मार्केट को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो आने वाले समय पर हमारे को जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो और ज़्यादा खत्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया में अगर आप देखोगे प्रोडक्शन सेंटर कहाँ पे है, याद रखिएगा भारत में कॉफ़ी जो प्रोड्यूस की जा रही है वो सदर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा की जाती है, और आज ये सदर्न स्टेट्स ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे आप देख पाओगे कर्नाटका का यहाँ पे हो गया चिकमगलूर हो गया, कर्नाटका का बाबा हो गया, कर्नाटका कूर्ग हो गया, है ना, ये कर्नाटका की प्लेसेस है। केरला का त्रावणकोर हो गया, केरला वायनाड हो गया, ये कुछ वो प्लेसेस है जहाँ पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम में भी कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है। तो जब कॉफ़ी प्रोडक्शन सेंटर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो पता होना चाहिए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ये प्राइमरी कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। बट करंट समय पर क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आने वाले समय पर जो भी हमने पिछले कुछ समय पर अचीव किया है एक्सपोर्ट के मामले में, उसमें आने वाले समय पर चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये इस आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है। बाकी आप कॉफ़ी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जानना चाहोगे तो भारत में जो कॉफ़ी लाई गई थी वो लेट 17th सेंचुरी के समय पर लेकर आई गई थी।
सबसे पहले कॉफ़ी के जो छोटे छोटे बीन्स होते हैं, क्योंकि उसी को क्रश करके पाउडर बन के कॉफ़ी पाउडर हमारे पास में मिलता है। स्टार्टिंग में जब इसकी खेती होती है तो कॉफ़ी बीन्स के फॉर्म में हमको मिलती है। तो 7 कॉफ़ी के बीन्स यमन से लेकर आए गए भारत में, है ना। फिर उसके बाद में जो डच हैं, इन्होंने भारत के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उसको कब्जा लिया था 17वीं सेंचुरी के समय पर, और इन्होंने उस समय पर कॉफ़ी कल्टीवेशन भारत में बढ़ाया। तब से जो कॉफ़ी की कल्टीवेशन इंडिया में लगातार ग्रो होती चली गई। और आज अगर आप देख पाओगे तो भारत के अंदर में वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में भी कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में जो मैक्सिमम कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में फिर भी चाय ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। अब कॉफ़ी का कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट द प्रॉब्लम इज़ जो भी हम कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं उसका 65 से लेकर 70% हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अच्छी कमाई भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि आप प्रोडक्शन कम हो रहा है तो दिक्कतें हो जाएंगी। अब कॉफ़ी अक्सर न्यूज़ में रहती है, तो कुछ बेसिक फैक्ट ये याद रखिएगा कि कौन कौन सी जोग्राफिकल कंडीशंस हमको चाहिए होती है कॉफ़ी ग्रो करने के लिए। आप जब कॉफ़ी की खेती करोगे तो उसके लिए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट टेम्परेचर चाहिए होता है ना। हार्मफुल कंडीशंस यहाँ पर इसके लिए कुछ हो सकती है। मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत कम हो गया, तो वो कॉफ़ी की फसल को बर्बाद कर सकती हैं। क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल्स की रिक्वायरमेंट होती है कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए। आज भारत में कॉफ़ी कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होती है मैंने आपको बता दिया है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अराकू वैली में, फिर ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और दूसरे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, यानी इन राज्यों में से भी वो राज्य जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, देन वो है कर्नाटका। आज भारत में जितना भी टोटल कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उसका 70% अकेला कर्नाटका करता है। नाउ एट द लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। जैसे हर एक प्रकार के बोर्ड हैं, स्पाइसेस बोर्ड हमने मसालों के लिए बनाया, वैसे कॉफ़ी सेक्टर को मैनेज करने के लिए हमने कॉफ़ी बोर्ड बनाया। तो जो कॉफ़ी बोर्ड है ये भी एक प्रकार की स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता है स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसको हम एक पर्टिकुलर एक्ट यानी कानून के माध्यम से बनाते हैं। यहाँ पर वो जो एक्ट है उसको बोलते हैं कॉफ़ी एक्ट 1942। इसी पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन 4 के तहत हमने कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया हुआ है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में पूछा भी जाएगा कि बताइए कॉफ़ी बोर्ड कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, देन वो उसका आंसर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंडर में ये बॉडी आती है। इस कॉफ़ी बोर्ड में टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं जो खुद यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, और ये बोर्ड बैंगलोर से वर्क करता है। बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। ये एक छोटी सी खबर है और इसको लेकर 3 ये लाइन है, बस खाली ये 3 लाइन ध्यान रखना है। कल हमने डिस्कस किया था उत्तराखंड में एवलांच आया, पूरा मैंने प्रोसेस आपको एवलांच का बता दिया था कि एवलांच क्या होता है, कैसे आता है, रीजंस क्या होता है, सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, सब कुछ डिस्कस किया था। तो उस एवलांच के आने की वजह से कुछ वर्कर्स बर्फ़ में दब गए थे। तो ये सब कुछ हो रहा था एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर के दौरान, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और वो कंस्ट्रक्शन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में हो रहा था। तो कई बार मतलब काफ़ी सारे लोग कल पूछ रहे सर आपने बीआरओ के बारे में नहीं पढ़ाया। बहुत बार पढ़ा रखा है इसलिए नहीं पढ़ाया था। आइए ब्रो के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ब्रो मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है जो हमारे बॉर्डर्स हैं, स्पेशली भारत ढेर सारी कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। तो हम बात करते हैं चाइना की साइड जो बॉर्डर है भारत का, पाकिस्तान की साइड जो बॉर्डर है भारत का, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो पूरा मैनेजमेंट है वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। इस बॉडी को स्टार्टिंग में लेकर आया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू 1960 में, ताकि हम क्या कर सकें, अपने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर या नॉर्थ वाले बॉर्डर को अच्छी तरीके से डेवलप कर सकें। और याद रखिएगा ये बॉर्डर रोड एंड ऑर्गेनाइजेशन कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर मंत्रालय ही पूछा जाता है। देखो एक बार यूपीएससी ने 2008 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं होना चाहिए, शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होना चाहिए। जो भी है देख लेना, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, चलिए ये था आज का हमारा सेशन, बाकी सब कुछ नहीं है आज के डिस्कशन में, इतना ही। क्योंकि आपको पता है आज संडे है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बट जो भी है वो हमने आज यहाँ पे कवर कर लिए हैं। बाकी काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे सर दूसरे आर्टिकल्स को भी ऐड करो। यार देखो, जब मैं दूसरे आर्टिकल्स को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो आप लोग कहते हैं सर वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तो वीडियो लेंदी होने की वजह से फिर मुझे केवल द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करना होता है। अगर काफ़ी लोग मुझे पर्सनली मैसेजेस करते हैं सर आपके जो इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो आता था उसको आप सेपरेटली कंटिन्यू करो, अब मैं सेपरेटली अपलोड कर देता हूँ, दैन ढेर सारे फिर से मैसेज शुरू हो जाते हैं कि सर उसको मर्ज कर दो। जब मैं मर्ज कर देता हूँ तो फिर मैसेजों की बौछार हो जाती है, कमेंट्स आने लगते हैं कि सर वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है।
ठीक है, तो आप इन चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं। फिर जब केवल द हिंदू न्यूज़पेपर कंडक्ट हो रहा होता है, चल रहा होता है, तो सब शांत हैं, मिल रहा है जो मिल रहा है। फिर काफ़ी लोग फिर भी कहते हैं सर वो मॉर्निंग वाला वीडियो कंडक्ट कर दो, मॉर्निंग वाला वीडियो अलग से सेपरेट चला दो। तो सेपरेट वीडियो चलाना है तो मुझे थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है। सेपरेट वीडियो मैंने कोशिश की है, आपको पता है कि मैं उस दिन सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश की थी, तो कमेंट्स आने लगे कि सर तो इसको अलग से मत करना, इसको एक में मर्ज कर दो। मैं मर्ज कर देता हूँ तो दोस्तों टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टाइम ज़्यादा लग जाएगा इन द सेंस, मतलब अगर आप देखोगे, मान के चलो कि जो ये टाइम है, जैसे आज हम 1 घंटे तक अपना सेशन चलाते हैं तो 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट तक वीडियो जा सकता है। लेकिन जब 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट का वीडियो जाएगा तो समझ लेना उसमें हर एक चीज़ कवर हो रही होगी। तो प्रॉब्लम तो यही है ना, फिर आप में से काफ़ी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं कि सर ये बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं हो गया ये। बताइएगा अपने सजेशन भी, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ आप लोग के स्टेटमेंट की वजह से। फिर आप लोग बोलते हैं मैं फिर वो चीज़ फॉलो नहीं करता था, सर आप हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि कमेंट्स आप देखते होंगे, होता रहता है ऐसा। बताइएगा जो भी करना है। फिलहाल के लिए यहाँ पर सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। रिवीजन की टेंशन मत लेना, रिवीजन करवा दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। जो भी हो डिसीजन हो, मर्ज करना है, सेपरेट रखना है, अलग आर्टिकल ऐड करने हैं, क्योंकि अलग आर्टिकल ऐड करूंगा तो यहाँ पर आप कहोगे सर आपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में दूसरे आर्टिकल्स को मिक्स कर दिया है। जो भी हो, मैक्सिमम लोग शेयर कीजिएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और बताइएगा, उसके हिसाब से कल वाला सेशन अपना ट्राई करते हैं। चलिए बाय बाय।